अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर हमने कैसे बनानी है विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में कोई अगर मसला है तो वो आप मुझसे अभी पूछ लें पहले, ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। जो होमवर्क दिया था वो निकालें, और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ लें। आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब देखें आगे ना एक क्वेश्चन 14.4। चलें अब्दुलरहमान शेख, चलें 14.4 में आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही वो बताएं मुझे। ये सारे का सारा क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन कल किया था, 14.3 किया था। सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें आपने जो अटेम्प्ट किया है उसमें जो चीज़ समझ नहीं आई वो ज़रा पूछें, मुझे बताएं कौन सी चीज़ नहीं हुई आपसे। आंसर गलत आ रहा है। चलें मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ, अभी आप बाकी लोग भी अपना आंसर वेरीफाई कर लें। 14.4 जो है ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर्स जो हैं वो टैली कर लें। ठीक है। उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है कि हमने इसमें उसने कहा कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में हम जब बनाते हैं, यहाँ पर आप फॉर्मेट बना लेंगे इसका कि हमारे पास जो है इनकम स्टेटमेंट है तो वो कैसे बनेगी। इनकम स्टेटमेंट एंड साथ ही यहाँ पर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूँ। आपने पहले फॉर्मेट बना लेना है, रफ फॉर्मेट। सबसे पहले आपने क्या करना है, नेट सेल्स इसमें से लिख लेनी है कि नेट सेल्स कितनी है। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ कर ले मेरे साथ साथ ना आप। नेट सेल्स, ठीक है। नेट सेल्स आप कैसे निकालते हैं, सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद इसमें से आप लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपके पास क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेजेस रिटर्न्स। ठीक है, और प्लस कैरेज इनवर्ड्स एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा या ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ठीक है, और उसमें ऐड आपने करनी अदर इनकम्स, और लेस आपने करने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
और बाकी उसके आगे आपने जगह छोड़ देनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद एंड पे अगर आप लिखेंगे इसमें से माइनस करेंगे आपके फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। देन यू विल प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन करंट एसेट्स आपने ये लिखने, इसके बाद आपने 3 एक लाइन्स छोड़ के फिर करंट एसेट्स लिखने। करंट एसेट्स आपके थोड़े ज़्यादा होते हैं, उसमें 5-6 लाइन्स छोड़ दें। फिर आप करंट लाइबिलिटीज लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद आप नॉन करंट लाइबिलिटीज लिख लें, ये नॉर्मली 1-2 ही होती हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कैपिटल की सेक्शन बना लें या इक्विटी। इसमें आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा प्लस आपका नेट प्रॉफिट आएगा, अगर लॉस होगा तो वो माइनस करेंगे और लेस ड्राइंग्स आपकी आ जाएंगी। दैट वुड बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल के इक्वल आएगा। जब आपने फॉर्मेट बना लेना तो फॉर्मेट बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसका वैल्यूज पुट करना शुरू करनी है 1 बाय 1। देखिए सबसे पहले कैपिटल गिवन है, कैपिटल को यहाँ पर भी टिक कर लें और यहाँ से भी टिक कर लें ताकि आप दोबारा फिगर ना कोई लिखें। तो कैपिटल हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल है ये जो गिवन है 110,000 का। उसके बाद नेक्स्ट देखें ड्राइंग्स गिवन है, तो ड्राइंग्स है 27,000 की, तो ड्राइंग्स माइनस हो जाती हैं हमारे पास कैपिटल में से, ये आप यहाँ पर ड्राइंग्स 27,000 की माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास है, उसने दिया हुआ है मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपका नॉन करंट एसेट है, इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। आपने इसे ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में आपका ये 40,000 आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स भी आपके पास नॉन करंट एसेट है, इसको भी आप यहाँ लिख लें। मोटर व्हीकल्स की वैल्यू 30,000 कॉस्ट दी हुई है, वो लिख लें। उसके बाद आता है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपके करंट एसेट्स हैं, आप इनको यहाँ लिख लें। ट्रेड रिसीवेबल्स को करंट एसेट्स में कितनी वैल्यू है 45,600। उसके बाद आएगा आपका ट्रेड पेएबल। तो ट्रेड पेएबल आपकी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, तो आप ट्रेड पेएबल्स को यहाँ लिख लें, वो है आपके पास 32,800 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है, वो आपके पास आता है कैश एट बैंक, ठीक है। जो कैश एट बैंक है वो कितनी वैल्यू का है वो देखें, वो आपके पास आ रहा है 18,400 आपका बैंक बैलेंस है 18,400। ये आपके पास एसेट में आ जाएगा, करंट एसेट। कैश इन हैंड है आपके पास 16,500 का, ये भी आपके पास करंट एसेट है, करंट एसेट्स में इसे शिफ्ट करेंगे 16,500। उसके बाद है आपके पास परचेजेज हैं। परचेजेज आपके पास इनकम स्टेटमेंट में आती हैं, कितनी वैल्यू के परचेजेज आपके पास 144,300 की। फिर आपके पास है सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस में, तो सेल्स रेवेन्यू आपके पास है 278,500, ये लिख लें। उसके बाद आपके पास है इन्वेंट्री। 1 अप्रैल को गिवन है, ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री गिवन होती है ओपनिंग होती है, कितनी बैलेंस है 35,200, इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा। फिर आपके पास है रनिंग कॉस्ट। जो व्हीकल रनिंग कॉस्ट होती है ये आपके एक्सपेंसेस हैं, रनिंग कॉस्ट ये आपके एक्सपेंसेस हैं। ये आपकी कितनी है रनिंग कॉस्ट, वो आपको गिवन है 6,400 की, ठीक है। उसके बाद है आपके पास वेजेस एंड सैलरीज, ये भी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में लिख लें। कितने वेजेस एंड सैलरीज आपकी 24,000
एंड 600 उधर भी टिक कर लें और यहाँ पर भी लिख लें। उसके बाद आपके पास है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपके पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको भी आप यहाँ पर लिख लेंगे एक्सपेंसेस के अंदर। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके क्या हैं, कितने के, 11,300 के। उसके बाद देखें टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख लें। टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगी 9800 की, वो भी लिख लें। उसके बाद आपके पास आता है रेंट एंड इंश्योरेंस, ये भी एक्सपेंस है। रेंट एंड इंश्योरेंस कितने एक्सपेंस है, ये 12,200। ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आपने पुट कर ली। देन यू विल मूव टू द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आप मूव करेंगे, एडजस्टमेंट आपने करनी है। तो एडजस्टमेंट जब आप करेंगे तो उसमें देखें, ये एडजस्टमेंट्स मैं रेड से कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, रेड से, ठीक है। अब यहाँ देखें पहली एडजस्टमेंट जो है ना वो उसने दी है फर्स्ट, ये वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन में। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट 31 मार्च 2006 को इन्वेंट्री दी है जिसकी वैल्यू 32,500, ठीक है। आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है ना, एक तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस हो जाएगी 32,500, और दूसरे नंबर पर ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज एन एसेट ट्रीट होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री 32,500। उसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट है सेकंड, उसने कहा अक्रूड सैलरीज, सैलरीज पेएबल हैं। इसका मतलब है एक तो ये करंट लायबिलिटी है, दूसरे नंबर पर ये एक्सपेंस है इस साल का। तो जो सैलरीज का एक्सपेंस है उसके अंदर हम इसको लिख लेंगे। सैलरीज का जो एक्सपेंस है वो हमारे पास है 24,600, उसमें ये 2,400 ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी एक्रूड सैलरीज करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगी। ये करंट लायबिलिटीज इसलिए होती हैं कि नॉर्मली ये होता है कि आप जब मंथ एंड होता है तो उस पर सैलरी ड्यू होती है, लेकिन आप पे अगले वीक जाके करते हैं, एक वीक बाद करते हैं। तो वो फिर जो लास्ट मंथ जब क्लोज हो रहा होता है उस टाइम जो भी सैलरी होती है वो ड्यू हो जाती है, ठीक है। तो वो अक्रूड है, वो करंट लायबिलिटीज में आ जाएगी और आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद इंश्योरेंस है वो प्रीपेड है। आपने इंश्योरेंस जो है वो एडवांस में दे दी है 2200, ये आपका करंट एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्योंकि नेक्स्ट ईयर की इंश्योरेंस होती है, इस साल से रिलेट नहीं करती। तो जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में जो हमने पढ़े थे मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने सिर्फ करंट ईयर की एक्सपेंसेस को करंट ईयर की इनकम में से माइनस करना है, डिडक्ट करना है। आपने फ्यूचर के एक्सपेंसेस को करंट ईयर की इनकम में से माइनस नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हम इसमें से माइनस कर लेंगे। वो कितनी है 2200 की, वो हम इंश्योरेंस की कॉस्ट में से डिडक्ट कर लेंगे और हमारे पास ये करंट एसेट में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक हो गया। कितनी है 2200, ये आ गई। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी आपकी अक्रूड होते हैं, ये भी क्या है, अक्रूड है। अक्रूड एक्सपेंस है तो टेलीफोन के जो एक्सपेंस लिखा हुआ है उसमें हम इसको एक ऐड करेंगे 700 को, क्योंकि ये अभी पे नहीं हुआ, लेकिन दिस इज एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर। ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट है कि इस साल का एक्सपेंस है, ठीक, अगले साल का एक्सपेंस नहीं है। तो इनकर हो चुका है, पेमेंट नहीं हुई कोई मसला नहीं, लेकिन आप एक्सपेंसेस में उसे रिपोर्ट करेंगे। पेमेंट नहीं हुई तो आप वो करंट लायबिलिटीज में भी चला जाएगा। अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंसेस 700, ये भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है लास्ट, उसने कहा डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर एज फॉलोज। मशीन में से आपने 8000 माइनस कर लेना है, मशीन की कॉस्ट में से 8000 यहाँ से माइनस करेंगे तो आपने यहाँ पर ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में से रिपोर्ट कर देना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है 8000, एक हो गया
फिर उसने कहा व्हीकल्स की 4500 डेप्रिसिएशन है, व्हीकल 4500 यहाँ से माइनस करेंगे व्हीकल में से और एक्सपेंसेस में 4500 रिपोर्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें आपके पास ये सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आप अपने क्वेश्चन देखें, ज़रा चेक करें इसमें से कौन सी एडजस्टमेंट आपकी गलत हुई है। नॉर्मली एडजस्टमेंट ही होती है। अच्छा अब्दुलरहमान देखें, अभी समझ आ गई आपको कि आपने कैसे पुट करनी है ये इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एडजस्टमेंट्स हैं। अभी देख लें, कोई इसमें मसला है तो पूछ लें। अच्छा अब्बास रजा, ओके वेरी गुड, इसको आप कंप्लीट कर लें इस क्वेश्चन को ना अब्दुलरहमान। अब्बास रजा आपने कहा है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का इफेक्ट बता दें फाइनेंशियल पोजीशन में और इनकम स्टेटमेंट में। हाँ वो अभी आता है ना हमारे पास क्वेश्चन, तो हम उसमें डील करते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली चलें, सारी एडजस्टमेंट से एक दफ़े ही ना कर लें, वो फिर आपको समझ नहीं आनी, बाद में याद नहीं रहनी। अब देखें मुस्कान, आप 14.5 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड डाउटफुल डेट्स कैसे ट्रीट होंगे। हाँ जी, ये देखें 14.5 पे फिर हम इसको डील कर लेते हैं। अब्बास रजा आप भी देख लें 14.5। आई होप सो कि बाकी चीज़ों में कोई मसला नहीं होगा। 14.5 में भी आपके जो ट्रीटमेंट है, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं उसकी, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपकी इन्वेंट्री जो है उसकी इनकम स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होनी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या ट्रीटमेंट होनी है, ये आप नोट कर लें। ये मैं करवा रहा हूँ। 14.5 इन्वेंट्री एट 31 December 2006 वाज वैल्यूड एट 28,600। क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो जो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है इसको आप डिडक्ट करते हैं, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है और ये आपकी सेल नहीं हुआ इसलिए ये आपका करंट एसेट है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप इसको एज अ करंट एसेट ट्रीट करेंगे। ठीक हो गया, ये आपकी पहली एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें सेकंड एडजस्टमेंट उसने कहा डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स एंड फिटिंग 10% पर एनम बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ऊपर वाले जो दो क्वेश्चन थे ना उसमें ये हुआ था कि डेप्रिसिएशन उसने दे दी थी, अब आपने क्या करनी है यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, जो डेप्रिसिएशन रेट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है अब इसमें देखें जो आपके पास जो है कॉस्ट एसेट की, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास फिक्सचर्स एंड फिटिंग जो है वो ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है और उससे रिलेटेड प्रोविजन भी गिवन है। आपके फिक्सचर्स एंड फिटिंग है 35,000 के। ठीक है, 35,000 इज द कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन, इसका मतलब है ये जीरो है। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डेप्रिसिएशन रेट से, एंड डेप्रिसिएशन रेट इज गिवन 10%, इसका मतलब है आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3500 की। दिस वुड बी योर डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी है, डेप्रिसिएशन की सेकंड की आपने डिडक्ट करना है इसको फ्रॉम डिडक्ट 3500 फ्रॉम कॉस्ट ऑफ, ये कौन से एसेट की है, फिक्सचर्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, देखें जो आपकी फिक्सचर्स की कॉस्ट है ना वहां पर वो आपने लिखी हुई है कितनी, 35,000, और उसमें से आपकी एक प्रोविजन पुरानी है जो आपकी पहले है वो है 14,000 की, वो तो माइनस आप पहले ही माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको भी इसमें से माइनस कर देना है,
जो न्यू डेप्रिसिएशन है 3500। अच्छा इसमें है ना जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, ये आ गई है, शायद इस वजह से आपको इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स में मसला हो रहा है। तो ये मैं आपको ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा देता हूँ, आप अपने जो सॉल्यूशंस हैं उनको मैच कर लें इसके साथ, ताकि ये आपका इजी हो जाए। लेकिन अब आपने करना क्या है, देखें जो हमारे पास होती है ना यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू फिक्सचर्स में, ये मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ इधर ना, आपने कैसे करनी है, सब की आपने ट्रीटमेंट ऐसे करनी है। आपके पास ये फिक्सचर्स हैं, ठीक है, ये आपके पास एसेट्स हैं, ठीक है। इसके में क्या करते हैं आप, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आपको पुरानी दी होती है वो भी माइनस कर लेते हैं, और माइनस आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो इस दफा की डेप्रिसिएशन है वो भी आप माइनस कर देते हैं। तो फिर आपके पास नेट बुक वैल्यू एसेट की आ जाती है। जैसे यहाँ पर 35,000 आपको गिवन थी कॉस्ट आपके फिक्सचर्स की, और आपके पास उसके लिए प्रोविजन जो गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स एंड फिटिंग 14,000 की मतलब ओल्ड प्रोविजन है, ये भी माइनस होगी। और ये जो प्रोविजन गिवन होती है ना ट्रायल बैलेंस में, ये सिर्फ और सिर्फ आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यहाँ से माइनस करनी है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये साल का एक्सपेंस नहीं है। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया आपके पास 3500, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और आपने यहाँ पर क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट में उसे एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है। ट्रीट 3500 डेप्रिसिएशन एज एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में जाके आप उसे रिपोर्ट कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में। फिर आपके पास ना ये सेकंड एडजस्टमेंट होगी, आपके पास ये पहली एडजस्टमेंट थी, फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड एडजस्टमेंट। और आपके पास जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो देखें, हम उसको भी कर लेते हैं ट्रीटमेंट। उसने कहा है कि आपके पास डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अब यहाँ देखें ये जो दूसरा मेथड है, इसमें जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हैं ना, तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऊपर वाले में स्ट्रेट लाइन में रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं, इसमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, ठीक है। आपके पास जो एसेट की कॉस्ट है वो आपके पास है, ये जो मोटर व्हीकल्स हैं वो ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, वो है 30,000 की, ये वाली ठीक है। 30,000 कॉस्ट है, और आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है ना मोटर व्हीकल के लिए, वो 6,000, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। इसको आपने क्या करना है, 6,000 को इसमें से माइनस कर देना, ठीक है। ये माइनस करेंगे, उसके बाद जो आएगा उस पर आपने 20% डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर 20% इसका अप्लाई करते हैं, 30,000 माइनस 6,000, तो आपके पास कितना बाकी बच जाता है, 24,000। 24,000 का आप 20% कंसीडर करें तो कितनी आती है, 4,800, ठीक है। वो कितना है, 4,800, ये आपकी डेप्रिसिएशन है इस पे ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसका क्या करना है, इसकी ट्रीटमेंट जो है थर्ड की, वही है कि ट्रीट 4,800 डेप्रिसिएशन एज एक्सपेंस, आपने इनकम स्टेटमेंट में उसे एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करना है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसकी ट्रीटमेंट वही होनी है, डिडक्ट फ्रॉम वैल्यू और कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल की कॉस्ट में से आपने माइनस कर देना। अब यहाँ पर ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक ही तरह की ट्रीटमेंट होती है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इस साल का एक्सपेंस भी आपने माइनस करना है। आपकी जो कॉस्ट है एसेट की है वो है कितनी, 30,000, और उसमें से उससे पहले जो आज से पहले डेप्रिसिएशन हो चुकी थी, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थी पिछले साल की, पिछले सालों तक, वो थी 6,000 की, वो भी माइनस कर देंगे। प्लस आपने इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी, इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई है 4,800, वो भी माइनस करना है, आपकी नेट बुक वैल्यू निकल आएगी। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद
नेक्स्ट उसने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। आपने ट्रेड रिसीवेबल का 5% प्रोविजन रखनी है। अब आपने प्रोविजन जब आपने क्रिएट करनी है तो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आपने ऊपर जो ट्रायल बैलेंस है उसमें गिवन है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, और इनकी वैल्यू है कितनी 4400 की। अब देखें हम आपने क्या करना है यहाँ पर ना, पहले नंबर पर तो आपने ये जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर है 4, इसमें आपने न्यू प्रोविजन निकाल लेनी है कि आपकी न्यू प्रोविजन कितनी है। न्यू प्रोविजन को आपने उसने कहा ट्रेड रिसीवेबल्स आपके हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स का आपने कितने परसेंट लेना है 5%। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास हैं 4400 के, उसका 5% आप कैलकुलेट करें कितना आता है 2200 आई थिंक सो आएगा। ये न्यू प्रोविजन है। ये जो न्यू प्रोविजन है ना, इसको क्या करना है आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स जहाँ ट्रीट हो रहे होते हैं उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स वहां पर 44,000 के थे और उसमें से आपने न्यू प्रोविजन माइनस कर लेनी है, ठीक है। उसमें से न्यू प्रोविजन आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ये आपकी कितनी कॉस्ट है उसकी ट्रेड रिसीवेबल्स की, उसमें से आपने न्यू प्रोविजन माइनस करनी है। ये ट्रीटमेंट होगी न्यू प्रोविजन की कि आपने कहाँ से माइनस कर देनी, पहली ट्रीटमेंट। उसके बाद आपने इसको कंपेयर करना है ओल्ड प्रोविजन के साथ। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने देखना है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स के नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है, ये ओल्ड प्रोविजन होती है, ये पिछले साल की है। ये कितने की है 2000 की, तो 2000 इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास 200 का चेंज है। हमारी डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो थी वो थी 2000 पहले, और वो इंक्रीज होके हमारे पास 2200 पे आ गई। इसका मतलब है देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ 200। जो इंक्रीज इन प्रोविजन होगा उसको क्या करेंगे, इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ $200 इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। इसको आप एक्सपेंस ट्रीट करेंगे इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो उसने दी है, लास्ट वाली लास्ट एडजस्टमेंट उसने कहा है कि आपके पास ना जनरल एक्सपेंसेस ओइंग है, ये तो नॉर्मल जो हम कल भी करके आए थे कि पेबल्स हैं, ऊपर भी हमारे पास में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो आपके पास हम क्वेश्चन किए हैं जिसमें वो पेबल थे अक्रूड। अक्रूड का मतलब है पेबल। एक तो हमारे पास ना ये करंट लाइबिलिटी होगी आपकी कितने से 400 की, और दूसरे नंबर पर ऐड होंगे एडिड टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आप उसे क्या करें जनरल एक्सपेंसेस में 200 को सॉरी 400 को ये आप ऐड कर देंगे। ये एडजस्टमेंट थी और उसके बाद आपने क्वेश्चन क्लोज कर देना, ठीक है। अब बात आप बताएं इसमें कोई मसला यहाँ तक एडजस्टमेंट्स में, ये मैंने सारी एडजस्टमेंट्स आपको करा दी हैं। मुस्कान आप भी देखें कि इसमें आपका क्या चीज़ आ रही है, ज़रा चेक करें। जो एडजस्टमेंट्स हैं उसमें आपकी एडजस्टमेंट क्लियर है अब। ओके बस गुड, आपको समझ आ गई, वेलकम। ठीक हो गया सिद्रा, आपने आंसर दिया 4800, ठीक है। अच्छा ओके वेरी गुड, चलें अब इंशाल्लाह अब मसला नहीं होगा। असल में ये क्वेश्चन बने होते हैं एक सीक्वेंस से
पहले वो एग्जाम क्वेश्चन में थोड़ी एडजस्टमेंट्स होती हैं, इजी होती हैं, फिर थोड़ा सी उसमें चेंज होती है, फिर ग्रेजुअल उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। इसलिए वो आपको थोड़ा सा जब क्वेश्चन चेंज होता है एडजस्टमेंट तो थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल होती है, लेकिन वो कोई मसला नहीं है। इधर आपका क्वेश्चन है कि 14.6 में बैड डेट्स हैं। हाँ जी, अभी हम उसको भी ट्रीट कर लेते हैं। बाकी देखें क्वेश्चन नंबर 14.6 में कोई मसला बाकी लोगों को देख लें। आपको बैड डेट्स में मसला है, चलें ये मैं आपको करवा देता हूँ कि बैड डेट्स जो हैं इसमें 14.6 में। अच्छा देखें, एक तो बैड डेट्स आपके होते हैं गिवन, इसमें ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 14.6 में आपके पास जो बैड डेट्स गिवन है वो हैं ये, ठीक है, इनकम ट्रायल बैलेंस में, और उनकी वैल्यू गिवन है, बैड डेट्स की वैल्यू जो गिवन है वो है 1400, ठीक है। अब जो बैड डेट्स होते हैं ना ये आपके लॉसेस होते हैं, ठीक है। आपके ये जो बैड डेट्स आपके ट्रायल बैलेंस में फिगर होता है ना, ये एक जगह पे जाता है। अब आप इसे क्या करेंगे, आप इसे करेंगे ट्रीट एज एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट, बस इसकी ये ट्रीटमेंट है, दूसरी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस में जो फिगर होते हैं वो उनकी एक जगह पे ट्रीटमेंट होती है। तो आप इसे बैड डेट्स हैं, ये लॉसेस हैं, आपके लॉसेस को आप रिपोर्ट कहाँ करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट है, आपने कहा कि हाँ, आप देखें जो प्रोविजन है ना, प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट जो है ना वो इसमें ज़रा डिफरेंट दी हुई है। डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट सेम है, उसमें ऊपर वाले जैसे क्वेश्चन में वो वही है वैसी है, कोई मसला नहीं है, उसमें सेम तरीके से करना आपने, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन करें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ। पहले में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है। उसने कहा डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। जब वो कॉस्ट पे कह देता है ना तो कॉस्ट का मतलब है आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। दूसरे में वो कहता है 20% आपने डेप्रिशिएट करने मोटर व्हीकल्स ऑन इट्स बुक वैल्यू। जब बुक वैल्यू कह देते हैं ना तो उसका मतलब है नेट बुक वैल्यू पे। नेट बुक वैल्यू हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही होता है। जो ये वाला है ना प्रोविजन, देखें आप उसने ना यहाँ पर ना उसने ये नहीं कहा कि न्यू प्रोविजन कितनी ओल्ड, उसने इंक्रीज बताया आपको सिर्फ, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 4 देखें इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन जो होता है ना वो कैसे निकलता है, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये दो चीजें। अब देखें हमारे पास ना यहाँ पर उसने जो इंक्रीज दिया है ना इसको आप पहले नंबर पर तो ट्रीट कर लें एज एक्सपेंस, एज एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट, पहले तो ये आ गया। फिर आपने निकालनी है न्यू प्रोविजन, क्योंकि न्यू प्रोविजन डिडक्ट होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके जो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है उसमें से, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। एडजस्टमेंट हमने की थी एडजस्टमेंट नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ देखें उसमें ना सॉरी इसमें हमने किया था ऊपर वाली एडजस्टमेंट नंबर 4 की थी, ठीक है, उसमें हमने किया था। अब देखें सबसे पहले तो आपको ना आपने यहाँ पर निकालनी है न्यू प्रोविजन कितनी होगी। उसने कहा है कि आपके पास इंक्रीज इन प्रोविजन है 260 का इंक्रीज है। इंक्रीज तब होगी जब आपकी न्यू प्रोविजन विल बी ग्रेटर देन द ओल्ड प्रोविजन, ऐसे ही है। इसका मतलब है ये वैल्यू आपकी होगी पॉजिटिव, जो आंसर है इंक्रीज इन प्रोविजन 260 इज द पॉजिटिव आंसर। न्यू प्रोविजन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, ओल्ड प्रोविजन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब ओल्ड प्रोविजन देखें क्वेश्चन के अंदर ऊपर जो बैड डेट्स ये जो दिए हुए हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ देखें, ये आपके पास ओल्ड प्रोविजन गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओल्ड प्रोविजन हमेशा कहाँ होगी, ट्रायल बैलेंस में। दिस इज
ओल्ड प्रोविजन। तो ये वाली ओल्ड प्रोविजन जो है 1000 आप यहाँ पर पुट कर लें, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें न्यू प्रोविजन के लिए। राइट हैंड साइड पे ओल्ड प्रोविजन 1000 से माइनस हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ऐड हो जाएगी 260 प्लस 1000, दिस वुड बी इक्वल टू 1260। ये आपकी न्यू प्रोविजन आएगी। और न्यू प्रोविजन क्या होगी, आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे वैल्यू, उसमें से आपने न्यू प्रोविजन माइनस कर देनी है, ठीक है। अब देखें ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, जो आपका ये क्वेश्चन है उसमें देख लें कि ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी गिवन है। वो गिवन है 25,200 की, ये जहाँ प्रोविजन गिवन है ना उसके ऊपर ही गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट। ट्रेड रिसीवेबल्स है 25,200 और उसमें से आपने न्यू प्रोविजन माइनस कर दी 1200 की, तो रिमेनिंग आपके नेट रिसीवेबल्स रह जाएंगे 2400 के, 24,000 के, सॉरी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक देखें, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, इसी तरह क्लियर है ये वाला बैड डेट्स वाला और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे निकालनी है। बाकी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट सेम है जो हमने पहले भी की है, वही है। अच्छा, और आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14.7। ओके गुड। हाँ जी, 14.7 मुस्कान, आपने कहा 14.7 में जो डिस्काउंट है उनकी क्या ट्रीटमेंट होगी, ठीक है, ये भी करते हैं अभी देख। अच्छा देखें, जो 14.7 है ना उसमें ना डिस्काउंट आते हैं। पहले तो आप डिस्काउंट को अंडरस्टैंड कर लें, डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट हमारे पास होते हैं कि आपकी जो प्राइस है ना, जो लिस्ट प्राइस है उसमें आपके कम प्राइस कर दी जाती है। जैसे आप शॉप पे जाते हैं, आपने कोई सूट लेना है, अगर सेलर जो शॉपकीपर है वो कहता है कि 5000 का है, तो आप कहते हैं नहीं, हमने आपको 4000 देना है, ठीक है। तो वो कर करा के वो कहता है ठीक है 4500 में ले लें। तो लिस्ट प्राइस थी 5000 और उसने आपको सेल किया 4500 का, इसका मतलब है कि 500 का उसने आपको डिस्काउंट दिया ऑन द स्पॉट, ठीक है। अब ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये होता है बेसिकली रिबेट भी समटाइम्स से यूज किया जाता है, और यू कैन से रिडक्शन इन प्राइस, जो प्राइस है उसमें रिडक्शन है। अब यहाँ देखें, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये ऑन द स्पॉट होता है फ्रॉम लिस्ट प्राइस, ठीक है, ऑन द स्पॉट फ्रॉम लिस्ट प्राइस, ठीक है। ये ट्रेड डिस्काउंट होता है कि जहां सेल हो रही है उसी टाइम आपको डिस्काउंट मिल जाता है, प्राइस कम हो जाती है। लेकिन इसमें इसमें क्या होता है, इसमें नो अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इसमें आपने इसको अकाउंटिंग में कहीं रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं या आप रिसीव कर रहे हैं उस टाइम आप उसको डिस्काउंट जो देते हैं वो कैश डिस्काउंट होता है। अब ये जो कैश डिस्काउंट होता है
इसकी दो नेम आगे, दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, कि आपने डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर को, उसने जल्दी पेमेंट कर दी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, कि आपने अपने सप्लायर को अर्ली पेमेंट कर दी है, जल्दी पेमेंट कर दिया, और उसने आपको प्राइस में कमी कर दी है, जो पैसे आपने देने थे उसमें कमी हो गई है। अब ये जो डिस्काउंट अलाउड होता है ना, ये होता है गिवन टू क्रेडिट कस्टमर फॉर अर्ली पेमेंट, ठीक है। आपने क्या, गिवन टू क्रेडिट कस्टमर ऑन अर्ली पेमेंट, ये पेमेंट जल्दी करने की वजह से होता है डिस्काउंट, ठीक है। इसको डिस्काउंट अलाउड कहा जाता है। और जो डिस्काउंट रिसीव होता है, ये होता है टेकन फ्रॉम सप्लायर ऑन अर्ली पेमेंट, ठीक है। अब ये क्या, आपका जो क्रेडिट सप्लायर है उसने आपको उधार दी हुई थी चीज़ें, जब आपको आपको उसने कहा यार आप जल्दी पेमेंट कर दें, मैं आपको ना थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये जो आपके पास होता है डिस्काउंट लोड होता है, ये आपका होता है एक्सपेंस। और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। और जो आपके पास होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, ये होती है आपकी अदर इनकम, दिस वुड बी ट्रीटेड एज अदर इनकम। तो जो अदर इनकम होती है वो आपके पास क्या होती है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आपको जो क्वेश्चन गिवन है ना, उसमें आप देखें कि आपको डिस्काउंट जो गिवन है डेबिट साइड पे गिवन है इनकम स्टेटमेंट में या क्रेडिट साइड पे। आपका जो डिस्काउंट गिवन है यहाँ पर ना, वो डिस्काउंट ये है, उसने ये सेकंड लास्ट जो फिगर दिया हुआ है 14.7 में, उसमें देखें एक डेबिट साइड पे गिवन है, एक क्रेडिट पे। जो डेबिट साइड पे गिवन है ये डिस्काउंट अलाउड है, दिस इज डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, आपका एक्सपेंस होता है। और जो आपको क्रेडिट साइड पे गिवन है ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है आपके पास, अदर इनकम, ठीक है। क्लियर है ट्रीटमेंट इसकी। हाँ जी, देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 14.7 में और कौन सा क्वेश्चन आपकी, और कौन सी एडजस्टमेंट है जो आपने करनी है, जो आपसे नहीं हुई। सिद्रा, क्लियर है डिस्काउंट की ट्रीटमेंट, कि अगर डेबिट बैलेंस है तो डिस्काउंट वो होगा अलाउड, और क्रेडिट है तो आपके पास डिस्काउंट वो इनकम होगी, अदर इनकम। मुस्कान, डिस्काउंट की ट्रीटमेंट मैंने बता दी है अभी। चलें, ये वाला क्वेश्चन जो है ना 14 पॉइंट डिस्काउंट क्लियर, ठीक है सिद्रा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, चलें ये मैं क्वेश्चन आपको ना ये करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अभी क्वेश्चन एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि 14.7 करवा दें, ठीक है। तो आपको ये मैं सारी एडजस्टमेंट्स करवा देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह भी करवा देता हूँ बस, ठीक है। अभी देखें आप लोग ना इसकी ट्रीटमेंट, ये मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको ना।
अच्छा देखें, इसमें ना जो क्वेश्चन है आपको ये पूरा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ 14.7, ताकि आपके ये क्लियर हो जाएं इसके कॉन्सेप्ट्स भी। बाकी डिस्काउंट का और ये चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो क्वेश्चन करवा देता हूँ अटेम्प्ट, ताकि अगला क्वेश्चन भी सिमिलर ही क्वेश्चन है वो आपका वो भी हो जाए। ठीक है, ये देखिए मैं अभी आपको ना ये नई शीट खोली है ताकि मैं यहाँ पर करवा लूँ। वहाँ काफ़ी चीज़ें लिख दी थी तो मैंने कहा इसको नई शीट पे कर देते हैं। अच्छा देखें, आपके पास जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14.7, ये आपकी कुछ नई चीज़ें हैं इसमें, तो इसलिए मैं आपको करवा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें उसने इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपसे रिक्वायर की है, तो सबसे पहले तो आपने ना बना लेना है इनके फॉर्मेट। ठीक है, 14.7 इनकम स्टेटमेंट, इसका फॉर्मेट बना लें, और प्लस आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसका फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जो है उसमें आपने क्या करना है, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन नेट सेल्स। आपकी नेट सेल्स कितनी है, लेस उसमें से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स, और यू कैन से रिटर्न आउटवर्ड्स, प्लस कैरेज इनवर्ड्स। आपने जो परचेजेस किए हैं उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर की है वो आ जाएगी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू जीपी। ऐड आपके हो जाएंगे अदर इनकम, और लेस इसमें से आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और उसके बाद जो इसमें से चीज़ें आनी है, आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट बना लेना है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स आपके कौन से हैं, फिर आपके पास करंट एसेट्स कितने कौन से हैं वो आपने लिखने होते हैं। फिर आपने उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ लिखनी है। करंट लाइबिलिटीज़ के बाद आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, वो आप लिखेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पर ना नेट एसेट्स की वैल्यू निकाल लेनी है, और नेट एसेट्स के बाद आपने कैपिटल वाला सेक्शन कर लेना है कि कैपिटल कितना है या इक्विटी कितनी है। उसमें आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है वो आप लिखेंगे, प्लस आपका नेट प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस उसमें से ड्राइंग्स ये आप माइनस कर लेंगे, और तो रिमेनिंग आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखें आपके पास ना उसने सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कैपिटल। कैपिटल जो है वो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है 148,500 का, इसको कैपिटल में लिख लें। 148,500 यहाँ ट्रीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो बैलेंस दिया हुआ उसने ड्राइंग्स का दिया हुआ है, ड्राइंग्स डेबिट हो रही हैं 32,600 से, इन्हें डिडक्ट कर दें यहाँ से 32,600 इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, उसमें से डिडक्ट कर दें। उसके बाद आप देखें बैंक लोन गिवन है। बैंक लोन आपको कुछ मेंशन नहीं है कि क्या है,
कब पे करना है, रीपे करना है, तो इसको आप नॉन करंट लायबिलिटीज में लिख लें। बैंक लोन, बैंक लोन आपका कितनी वैल्यू का है, 30,000 का। नॉन करंट लायबिलिटीज में आप इसे 30,000 को यहाँ लिख दें, ट्रीट कर दें। उसने कहा है कि जो आपकी प्रीमिसेस हैं वो हैं 110,000 की, तो जो प्रीमिसेस होती हैं वो आपके होते हैं नॉन करंट एसेट्स। वो आप यहाँ पर प्रीमिसेस नॉन करंट एसेट्स में लिख दें, कितनी है, 110,000 की। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास मोटर व्हीकल्स एट कॉस्ट हैं, इसका मतलब है ये भी आपके नॉन करंट एसेट हैं, मोटर व्हीकल्स 40,000 के। ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब है दिस इज अ क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन फॉर मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स के गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2005। ओल्ड प्रोविजन है, कितनी है हमारे पास है इसकी, 10,800। तो इसका हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से जो आपके नॉन करंट एसेट की वैल्यू गिवन है उसमें से माइनस कर देंगे इसको, 10,800। इसकी बस इतनी ही ट्रीटमेंट है, इसके अलावा इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है। ये पुरानी डेप्रिसिएशन है, इस साल से पहले तक इतना डेप्रिशिएट हो चुका है। तो अगर इस साल से पहले इतना डेप्रिशिएट हो चुका है तो इसका मतलब है वो एक्सपेंस भी ट्रीट ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम इस दफा इसको एक्सपेंस में ट्रीट नहीं करेंगे। फिर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल एसेट होते हैं, उनका डेबिट बैलेंस होता है, वो आपके करंट एसेट्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के करंट एसेट्स हैं आपके, 38,000 के, वो आप यहाँ पर लिख लें 38,000 करंट एसेट्स में। फिर आपके ट्रेड पेबल्स हैं 16,400 के, ये आपकी करंट लायबिलिटीज हैं। ट्रेड पेबल्स कितने, 16,400। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा कैश एट बैंक है, डेबिट साइड पे गिवन है, इसका मतलब है कि आपका एसेट है। बैंक बैलेंस कितना है आपके पास, कैश एट बैंक, वो है आपके पास 3900 का। अच्छा, अगर ये क्रेडिट होता ना, ये 3900 डेबिट की बजाय क्रेडिट होता तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी होती, वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है, कि बैंक का बैलेंस क्रेडिट है, इसका मतलब है आपके लाइबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डाउटफुल डेट्स गिवन है। इन पे आप यहाँ पर स्टार लगा लें, पहले इसकी वैल्यू पे भी स्टार लगा लें, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट हम एंड पे करेंगे। उसके बाद उसने कहा परचेज एंड सेल्स, परचेज भी गिवन है, सेल्स भी गिवन है। परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट होती है। तो परचेजेस हमारे पास कितनी है, 144,000, और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम होती है हमारे पास। तो सेल्स हमारे पास कितनी है, 252,400, 252,400, ये आ गया। उसके बाद आप देखें इन्वेंट्री गिवन है 1 अप्रैल 2005 को, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 29,800 का, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा आपके पास ओपनिंग। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होते हैं ना, ये बिजनेस की फाइनेंस कॉस्ट होती है। ठीक है, तो आपने ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसके बाद आपने यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट लिखनी होती है। तो फाइनेंस कॉस्ट में जो इंटरेस्ट होता है लोन का वो आ जाता है इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कितना है देखें, वो इंटरेस्ट उसने दिया हुआ है, आपके इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, वो है 3,000 का, 3,000 का आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है। व्हीकल एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस हैं आपके, ये व्हीकल एक्सपेंसेस जो गाड़ियाँ रखी हुई हैं उनके एक्सपेंसेस हैं, जैसे फ्यूल का एक्सपेंस हो गया, बाकी उनके मेंटेनेंस का, सर्विस वगैरह का, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। 6500 वो आपने एक्सपेंसेस में लिख दिया। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस जो होती है ना, ये आपका ये भी एक्सपेंस है, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, दिस इज ऑल्सो योर एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस है वो आपको यहाँ पर गिवन है वैल्यू, वो कितना है आपके पास, 1200। ठीक है,
उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास वेजेस एंड सैलरीज हैं ये भी आपका एक्सपेंस है, वेजेस, इसको भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। आप वेजेस कितने कितने की हैं, 35,400 की, ये यहाँ आ गई एक्सपेंसेस में। उसके बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट साइड पर जो गिवन है वो डिस्काउंट अलाउड है, वो एक्सपेंसेस में आएगा। कितना डिस्काउंट अलाउड है, 800 का। उसके बाद क्रेडिट में भी डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट गिवन है तो क्रेडिट में डिस्काउंट अलाउड का, क्रेडिट में सॉरी डिस्काउंट गिवन का मतलब है कि ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 600, ये यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री का मतलब होता है वेरियस, आपके बहुत मिसलिनियस या वेरियस एक्सपेंसेस मिक्स हैं, बहुत सारे हैं, तो उसमें वो है 15,600 के। तो जो आपके पास सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके पास एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस वो कितने आपको गिवन है, सन्ड्री एक्सपेंसेस आर गिवन 15,600। ये आपके वैल्यूज पुट हो गई। नाउ यू विल कैलकुलेट हाउ टू, यू विल कैलकुलेट हियर एडजस्टमेंट्स, वो आपने एडजस्टमेंट्स ड्रॉ करनी है। एडजस्टमेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो रेड से मैं सारी करने लगा हूँ। उसने पहली एडजस्टमेंट दी है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो 31 मार्च 2006 को 32,600 की हो गई है, ठीक है। आपके पास ये कितने की होगी, 32,600, 32,600, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में से आपने माइनस कर लेनी है और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जाके आपने एज एन एसेट ट्रीट कर देना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, 32,600, ठीक है। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट देखें, उसने कहा सेकंड, द लोन कमेंस्ड इन द लास्ट ईयर, वन हाफ ऑफ द लोन इज रीपेबल इन द फॉलोइंग ईयर एंड द बैलेंस आफ्टर दैट डेट। इसका करने का मतलब है कि जिस डेट को हम अकाउंट्स बना रहे हैं ना, हम अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च 2006 को, कहता है जो हाफ लोन है ना वो अगले साल पे हो जाना है और हाफ उसके अगले साल पे होना है। तो जो बैंक लोन विद इन नेक्स्ट ईयर आपने पे कर देना होता है, जितनी इंस्टॉलमेंट पे कर देनी होती है वो आपकी करंट लायबिलिटी होती है। तो हाफ जो है वो आपकी करंट लायबिलिटी हो गया, हाफ नॉन करंट लायबिलिटी। तो बैंक लोन हमने कहाँ ट्रीट किया हुआ है, ये हमने यहाँ पर ट्रीट किया हुआ है फाइनेंस बैंक स्टेटमेंट, उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से हाफ इसका माइनस कर लेंगे, हाफ कितना बनता है 15,000, ठीक है। 30,000 का हाफ 15,000, ये यहाँ से माइनस किया और करंट लायबिलिटी में जाके लिख लिया आपने कि इसमें से 15,000 जो है वो करंट लायबिलिटी है, ठीक है। ये यहाँ से ना 15,000 यहाँ ट्रांसफर हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना बस ये इसकी ट्रीटमेंट थी कि आपने नॉन करंट लायबिलिटीज में से निकाल के करंट लायबिलिटीज में से ले आना। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर हारिस पेड 3,000 पर्सनल हॉलीडे, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने क्या ड्यूरिंग द ईयर उसने पर्सनल हॉलीडे के लिए 3,000 पे किया। दिस हैज बीन पेड थ्रू द बिजनेस एंड एंटर एज सन्ड्री एक्सपेंस। उसने कहा है कि आपने क्या किया, हारिस ने पर्सनल जो हॉलीडेज थी ना उसने पे की हैं कितनी, 3,000 की, ठीक है। उसके बाद कहता है दिस हैज बीन पेड थ्रू द बिजनेस एंड एंटर्ड एज अ सन्ड्री एक्सपेंस, और आपने उसे सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दी। ये हैं ड्राइंग्स हो गई हैं, ठीक है। उसने क्या किया, हारिस ने उसने ड्राइंग्स करवा ली हैं, पर्सनल है उसकी, लेकिन उसको जाके आपने कहाँ लिखा हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दिया। ये एरर है आपका, ये क्या है, एरर है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे कि आपके सन्ड्री एक्सपेंसेस चूंकि ज्यादा हैं 3,000 से, इसमें से 3,000 माइनस कर लेंगे और ड्राइंग्स में जाके इसको 3,000 को ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स आपकी अब 32,600 से इंक्रीज होके ये आपकी 35,600 हो जाएंगी, ठीक है। ये है ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट पहले की, ये थर्ड वन की।
उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, उसने कहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, उसने कहा इसको कम कर दो, रिड्यूस कर दो। हमने एक केस पढ़ा था इंक्रीज्ड बाय। इंक्रीज्ड बाय का मतलब ये होता था कि आपने उसको इंक्रीज किया, प्रोविजन को, लास्ट टाइम कम थी, इस टाइम उससे ज्यादा कर दी। तो उसको हम क्या करते थे, एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते थे। ये आपकी अदर इनकम है, ये क्या आपकी अदर इनकम। अदर इनकम में क्या है, डिक्रीज इन प्रोविजन भी आ गई। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने की डिक्रीज हुआ है, उसने कहा 200 से $200 यहाँ पर आ गए। ठीक है, अदर इनकम में। दूसरी ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी वर्किंग। ठीक है, आप वर्किंग में क्या करेंगे, आपने निकालनी है न्यू प्रोविजन कितनी है, क्योंकि वो हमने माइनस करनी है किससे, ऊपर रिसीवेबल से। हमारे पास इसमें से हम डिडक्ट करेंगे ओल्ड प्रोविजन, तो फिर हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज। यहां पर उसने कहा डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन प्रोविजन हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी जो ओल्ड प्रोविजन है वो ज्यादा है और न्यू कम है। अब आपके पास देखें, जो हम ऊपर स्टार लगा के आए थे ना ओल्ड प्रोविजन पे, उस पे हम चलते हैं। हमने यहाँ पर स्टार लगाया तो ओल्ड प्रोविजन पे, यहाँ पर क्वेश्चन में ये वाली जो वैल्यू है, इस पे हम लगा के आए थे स्टार। ठीक है, अब वो जो स्टार लगाया था वो हमारे पास आ गई वैल्यू। अब ये हमारे पास है कितने की, 2100 ओल्ड प्रोविजन है। ओल्ड प्रोविजन इज ऑफ 2100, 2100 की ये ओल्ड प्रोविजन आ गई। और न्यू प्रोविजन जो है उसने कहा ये डिक्रीज हुई है। डिक्रीज होने का मतलब है कि आपकी ओल्ड प्रोविजन ज्यादा थी, न्यू प्रोविजन कम थी, तो ये हमारे पास फिगर क्या है, नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे न्यू प्रोविजन, तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। तो हमारे पास ये जो न्यू प्रोविजन आएगी वो आएगी 1900 की। इसको आप इक्वेशन से भी कर सकते हैं, जो इक्वेशन मैंने लिखवाई थी कि इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन इज इक्वल टू न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो न्यू प्रोविजन है ये आपने फाइंड आउट करनी है। ओल्ड प्रोविजन गिवन है वो 2100 है, और उसने कहा डिक्रीज इन प्रोविजन हुआ है 200 का, नेगेटिव फिगर है। ठीक है, तो हमारे पास 2100 यहाँ नेगेटिव है, उधर जाके जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उस पे नेगेटिव है 2100 ओल्ड प्रोविजन, और दूसरी साइड पे जाके ना लेफ्ट हैंड साइड पे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास 2000 प्लस 2100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1900। ये न्यू प्रोविजन। अब ये न्यू प्रोविजन कहाँ से माइनस होनी है, ये न्यू प्रोविजन जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं इनमें से माइनस हो जानी है, 1900 की न्यू प्रोविजन माइनस होगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इसकी जो एडजस्टमेंट नंबर 5 है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में देखें, उसने कहा अ न्यू मोटर व्हीकल वाज परचेज फॉर 10,000। आपने न्यू मोटर व्हीकल परचेज की थी 10,000 की ऑन 1 अक्टूबर 2005। ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया आपने। दिस वाज इंक्लूडेड इन द बैलेंस शोन इन द शोन फॉर द मोटर व्हीकल्स। कहता है ये जो ऊपर मोटर व्हीकल का बैलेंस दिया हुआ है ना, ठीक है, जो हमने यहाँ पर मोटर व्हीकल की ये बैलेंस लिखा हुआ है 40,000, कहता है इसमें इसको इंक्लूड किया हुआ है आपने। ठीक है, 10,000 इंक्लूड है। कहता है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल इज टू बी प्रोवाइडेड 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, और आपने कौन सा मेथड यूज करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है। अच्छा, तो अब आपने डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करनी है, तो डेप्रिसिएशन आपने एडजस्टमेंट नंबर 5 जो है उसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है या एक्सपेंस कितना है।
तो उसमें मेथड कौन सा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो क्या होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, जो कॉस्ट है वो आपके एसेट की कॉस्ट कितनी है वो ऊपर देख लें, हमने वैल्यूज यहाँ लिख ली हैं 40,000 और उसमें से 10,800 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, 40,000 माइनस 10,800 ये माइनस कर लें और रिमेनिंग पे आप डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन रिमेनिंग पे कितना रेट है, 20% है। ठीक है, ये निकाल के आपने डेप्रिसिएशन ऊपर माइनस कर देनी है और स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस उसे ट्रीट कर लेना है। अक्रूड वेजेस और सैलरीज ये आपकी सेम ट्रीटमेंट है, पुरानी इनकम स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगी जाके, उसमें से उसमें एज एन लायबिलिटी ट्रीट होगी। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें इसमें कोई मसला है तो पूछें। और सॉरी स्टूडेंट्स, वो ज़रा मेरा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा था, इस वजह से मैंने इसको रीज्वाइन किया है। देखें आप इसमें देखें, अगर इसमें कोई मसला है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। देखें ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14.8 पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें देखें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास हमने किया 14.7। इसमें देखें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ लें।
अच्छा उसमें ना अब्बास रजा, उसमें जो हमने एसेट परचेज किया है ना, उसमें उसने कहा है कि 1 अक्टूबर 2005 को किया है। देखें इसमें ना उसने ना ये हमें नहीं बताया हुआ कि हमने उसमें उसमें हमें ये नहीं बताया कि हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो हम डेप्रिसिएशन जो है वो फुल ईयर मेथड से चार्ज कर रहे हैं या प्रोपोर्शनेट। अगर तो आप प्रोपोर्शनेट एज्यूम करते हैं ना, तो आप 10,000 पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे इस डेट से, जो आपके पास ना फिर 1 अक्टूबर से 2005 से, और आपके अकाउंट बन रहे हैं 31 मार्च 2006 तक। तो इस सूरत में आप डेप्रिसिएशन दो निकाल देंगे। एक डेप्रिसिएशन आपकी तो 10,000 पे जो डेप्रिसिएशन निकलेगी ना, वो आपकी निकलेगी कितने मंथ्स पे निकलेगी, वो आपकी 1 अक्टूबर से काउंट करें 2005 से, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर फॉर 2005, जनवरी फरवरी और मार्च आपका नेक्स्ट ईयर है। तो फिर आप 10,000 6 मंथ की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और जो पुराना 30,000 का एसेट है उस पे आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे टोटल साल की, पूरे साल की। ठीक है, इज दैट क्लियर? आप प्रोपोर्शनेट कर लें, वो भी ठीक है, सही है। हाँ मुर्तजा नवीद, जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ऊपर गिवन है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर मोटर व्हीकल। जहाँ मोटर व्हीकल की कॉस्ट गिवन है ना, उसके नीचे ही गिवन है